हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो है वो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, क्लासेज हो या फिर क्विक रिवीजन। अभी तक हमने लगभग 100+ प्रैक्टिस सेट कर रखा है, वो भी काउंटिंग के साथ। विदाउट काउंटिंग और भी वीडियो है चैनल पे, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। वन लाइनर वीडियो भी और क्विक रिवीजन भी वीडियो है, उन सारे वीडियो को देखिए, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और आप इन सारे ही वीडियो को चैनल पे जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहां आपको मेरे सारे ही वीडियो मिल जाएंगे। मेरे सीरियल वाइज जितने भी वीडियो वहां शेयर कर दिए जाते हैं, सारे वीडियो अभी अवेलेबल है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो आज के जो भी क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और लगभग 50 क्वेश्चन है। तो आज हम इन सारे 50 क्वेश्चन को करेंगे और मेरे साथ हो सकता है तो आप भी कमेंट सेक्शन में या फिर पेन और पेपर लेके आप कर सकते हो। बाद में ये अपना देख सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हुए और कितने गलत। चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भी बता सकते हैं कि आपने कितने सही किए हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विवाह है, तो विवाह क्या है? तो सार्वभौमिक संगठन, सार्वभौमिक संस्था, सार्वभौमिक समाज या फिर सार्वभौमिक समुदाय। और ये टीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विवाह सार्वभौमिक संस्था होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विवाह एक सार्वभौमिक संस्था होती है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सैदाई क्या है? तो सैदाई क्या है? ये टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सैदाई क्या है? पुरुष धन, स्त्री धन, पुत्र धन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सौदाई, ये स्त्री धन को हम सौदाइक कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है। तो बाल विवाह समाप्त करने का उपाय क्या है? और ये टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार, दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाए, सही निर्णय लेने में सक्षम हो एवं उपरोक्त सभी। तो बाल विवाह समाप्त करने के क्या उपाय है? तो ये यहाँ पे चूंकि सारे ही ऑप्शन पॉजिटिव वे में है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से भी हम बाल विवाह को रोक सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। दहेज पर प्रतिबंध लगाकर भी हम बाल विवाह को रोक सकते हैं और स्त्री उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, इन सारे ही चीज़ों को हम रोक सकते हैं जिन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। एंड सही निर्णय लेने में सक्षम, अगर हम लड़कियों को शिक्षित करते हैं एंड उनकी फैमिली शिक्षित है तो वो सही निर्णय लेने में भी सक्षम होंगे। उन्हें पता होगा कि कम उम्र में शादियाँ करना हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है। तो यहाँ पे ये तीनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह एक कैसी समस्या है? ये टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो व्यक्तिगत समस्या है, सामाजिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है या फिर कानूनी समस्या है। तो बाल विवाह एक सामाजिक समस्या के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है, इससे हमारे समाज को भी नुकसान होता है। जैसे कम उम्र में बच्चों की शादी की जाती है तो उनसे होने वाले संतान, या फिर कई बार होते हैं कि डिलीवरी टाइम लड़कियों की डेथ हो जाती है। ऐसे बहुत से ऐसी समस्याएं होती है जो बाल विवाह करने से उत्पन्न होती है। जनसंख्या वृद्धि भी एक इसमें से कारण है। तो ये एक सामाजिक समस्या के रूप में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सन 1929 में, ये 2003 पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है और आई थिंक कि 2021 में टीजीटी में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीट किया गया था। तो सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था? तो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरविलास शारदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हरविलास शारदा। हरविलास शारदा के प्रयत्न से बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ था सन 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है, तो प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है? ये पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह या प्रजापत्य विवाह। तो जो प्रेम विवाह है इसका परंपरागत नाम क्या है, जिसको आजकल इंग्लिश में लव मैरिज कहे जाते हैं, इनका परंपरागत नाम क्या है? तो इनका परंपरागत नाम हो जाएगा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को ही हम प्रेम विवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह का उद्देश्य है। ये पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं टीजीटी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है? तो धर्म है, प्रज्ञा यानी कि पुत्र प्राप्ति के लिए, रति के लिए, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सारे ही हिंदी विवाह के उद्देश्य हैं। धर्म के लिए भी हिंदू विवाह किए जाते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए भी और रति के लिए भी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह या फिर अंतर्गत विवाह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे अंतर विवाह के नाम से हम जानते हैं। अच्छा, अगर आप में से किसी को पता हो कि अनुलोम विवाह किसे कहते हैं या फिर प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं चाहे तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं वहाँ बता दूंगी आपने सही बताया या गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है। किसने कहा है? किसने ये कहा है कि भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है? सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या फिर स्वामी विवेकानंद ने? ये यूपी असिस्टेंट एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है, या किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ये कहा है कि जो भारत का उद्धार है उसके झोपड़ियों में निहित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये यूजीसी नेट एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहिगोत्र विवाह जिसे हम एक्सोगामी कहते हैं, सहगोत्र विवाह जिसे हम एंडोगामी कहते हैं, प्रतिलोम विवाह जिसे हम हाइपोगामी कहते हैं, एंड अनुलोम विवाह जिसे हम हाइपरगामी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 का आंसर क्या हो जाएगा कि समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत जो विवाह की प्रथा जानी जाती है वो क्या है? तो यहाँ सीमाओं के अंतर्गत कह रहा है, तो यहाँ हो जाएगा सहगोत्र विवाह जिसे हम इंग्लिश में एंडोगामी भी कहते हैं। यहाँ पे चूंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों दे रखा है तो आंसर टिक करना हमारे लिए ज़्यादा इजी है, लेकिन कहीं कहीं एक्सोगामी, एंडोगामी, हाइपोगामी एंड हाइपरगामी ऐसे करके दे देता है कभी कभी आंसर। तो हम एंडोगामी याद रखेंगे। एंडोगामी यानी सहगोत्र विवाह, एक्सोगामी यानी बहिगोत्र विवाह जो सीमाओं के अंतर्गत शादी की जाती है वो सहगोत्र के अंदर यानी कि एंडोगामी के अंतर्गत आएंगे, और जो सीमाओं के बाहर की जाती है वो बहिगोत्र विवाह यानी कि एक्सोगामी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष विवाह अधिनियम सन डैश में बनाया गया। ये आरपीएससी स्कूल लेक्चर का 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है कि विशेष विवाह अधिनियम सन डैश में बनाया गया। तो सन 1947, सन 1950, सन 1954 एंड सन 1964। क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 का आंसर क्या हो जाएगा कि विशेष विवाह अधिनियम कब बनाया गया है? तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष विवाह अधिनियम सन 1954 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम कानूनी उम्र है वो क्या तय की गई है। ये जीआईसी प्रवेशिका एग्जाम 2012 एंड 2013 दोनों में पूछा गया है कि भारतवर्ष में लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम उम्र है वो क्या तय की गई है। तो 18 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष या फिर 16 वर्ष। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। अभी कुछ इस पे चर्चाएं चल रही हैं कि जो लड़कियों की विवाह की आयु है उसे 21 वर्ष कर दी जाए, 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की जाए। लेकिन अभी देखिए, अभी चर्चाएं चल रही हैं, जब क्लियर हो जाएगा तो आपको वो भी बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी 18 वर्ष ही है। तो जो भारत में लड़कियों की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष तय की गई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह करने के लिए साथी ढूंढना होता है उसे हम कहते हैं। तो एक्सोगामी, गोत्र एक्सोगामी, एंडोगामी या फिर सपिंड्स एक्सोगामी। ये जीआईसी प्रवेशिका एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है एंड 15 सितंबर 2015 को दोबारा से पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, कि वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है। अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा, उसे क्या कहते हैं, समुदाय के अंदर, यानी कि एंडोगामी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंडोगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम ऐसे भी यहाँ पे देख सकते हैं सब में एक्सोगामी दिया हुआ है, तो हम भी थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर लगा सकते हैं, एंडोगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, जो कि यूजीसी नेट पेपर एग्जाम का क्वेश्चन है। सूची 1 में दिया हुआ है विशेष अधिनियम एंड सूची 2 में दिया हुआ है सन। इससे हमारे 4 क्वेश्चन क्लियर होंगे एक ही क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, 40 का आंसर इसका हो जाएगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था। गर्भ समापन अधिनियम 1971 में आया था। गर्भ समापन अधिनियम सन 1971 में आया था। एंड दहेज विशेष अधिनियम 1961 में आया था। दहेज विशेष अधिनियम 1961 में आया था। एंड स्त्रियों की घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम सन 2005 में आया था। ये सारे अधिनियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका सिंगल क्वेश्चन करके भी टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे हम एक बार और देख लेते हैं। जो हिंदू विवाह अधिनियम है सन 1955, गर्भ समापन अधिनियम सन 1971, दहेज निषेध अधिनियम सन 1961 एंड स्त्रियों की घरेलू हिंसा से सुरक्षा सन 2005 में आया था। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि एक वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिस भी ग्रुप में आप स्टडी कर रहे हो वहाँ शेयर ज़रूर करें, इससे हम मोटिवेट होते हैं और फिर मोटिवेट होकर एनर्जी के साथ वीडियो बनाते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है और ये पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीतकर लाई जाती थी वह डैश विवाह कहलाता है। तो वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीतकर लाई जाती थी वो क्या कहलाता है। तो असुर विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वह विवाह जो युद्धोपरांत जीत कर लाई स्त्रियों के साथ की जाती थी वह राक्षस विवाह के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। युद्ध में जीती हुई स्त्रियों के साथ विवाह करना राक्षस विवाह के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है, और यह पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो वेस्टरमार्क ने, बोगार्ट्स ने, मैकाइवर ने या फिर मर्टन ने? तो किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है, ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। इस टाइप के जो डिफिनीशन होते हैं, एक विवाह को ही आदि स्वरूप किसने माना है? तो वेस्टरमार्क ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं? ये पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं? तो 16, 12, 8 या फिर 5? तो हिंदुओं में विवाह के कितने स्वरूप माने गए हैं? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। हिंदुओं में विवाह के 8 स्वरूप माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजीटी 2003 में ही पूछा गया क्वेश्चन है कि वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है तो क्या अत्यधिक धन की उपलब्धता, पति का शिक्षित होना, पत्नी का सुंदर होना या फिर पति पत्नी में समुचित समायोजन होना? तो वैवाहिक जीवन की जो सफलता है इसके लिए आवश्यक क्या है? इसके लिए आवश्यक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भ्रम होता है लोगों का कि अगर लड़कियां सुंदर है तो वैवाहिक जीवन अच्छी चलेगी, पति शिक्षित हो सिर्फ तो वैवाहिक जीवन अच्छी चलेगी, या फिर ज़्यादातर धन हो। सबसे ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि जितने मनी रहे, जितने रुपए रहेंगे हमारे पास, हम उतने ज़्यादा सुखी रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। जब दो लोग एक साथ रह रहे हैं तो उनके बीच आपस में समायोजन, समुचित समायोजन ही जीवन की सफलता का मूल क्या बोलते हैं, कारक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, पति पत्नी में समुचित समायोजन वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है कि विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव किस पे पड़ता है? तो पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर या फिर इनमें से सभी? तो विवाह विच्छेद का सर्वाधिक जो प्रतिकूल प्रभाव, प्रतिकूल मतलब उल्टा, विपरीत या फिर गलत, जो भी आप समझ सकते हैं उसे ले सकते हैं, तो वो पड़ता है बच्चों पे। जब गार्जियन आपस में लड़ते झगड़ते या किसी रीजन से टकराव होता है तो उसका सीधा असर बच्चों पे पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बच्चों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, और ये पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है, उसे क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन आई थिंक कि इस वीडियो में 3 से 4 बार आ चुके हैं, थोड़े से क्वेश्चन के पैटर्न चेंज करके, थोड़े से मॉडिफाई करके, और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आप नोटिस कर सकते हैं। और आई थिंक कि आपको आंसर भी याद हो गए होंगे इसी वीडियो में। तो एक विवाह अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है, उसे हम क्या कहेंगे? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अंतर विवाह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर विवाह। जब समूह के अंदर विवाह करेगा तो अंतर विवाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पारस्परिक भारतीय परिवार की विशेषता है। तो पारस्परिक भारतीय विवाह की विशेषता क्या है? तो संयुक्त परिवार प्रणाली, पितृसत्तात्मक परिवार, संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता एवं उपयुक्त में से सभी। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। संयुक्त परिवार ये भी भारतीय परिवार की विशेषता है। यहाँ पितृसत्तात्मक परिवार चलती है, ये भी यहाँ की विशेषता एवं संस्कार एवं आदर्शों की प्राथमिकता रहती है, ये भी यहाँ की विशेषता होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह निरोध अधिनियम किस सन में लगा? अभी हमने इसके बारे में एक क्वेश्चन देखा था कि किसके कारण लगा था।
तो बाल विवाह निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सन 1929, 1955, 1976 एवं 2006। तो जो बाल विवाह निरोध अधिनियम है सन 1929 में हरबिलास सारदा जी के सहयोग से लगा था। यहाँ इसे कई बार हरबिलास सारदा अधिनियम ऐसा भी कुछ करके क्वेश्चन पूछता है, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा, बट नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को मैं ऐड कर दूंगी। तो बाल विवाह निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ? तो सन 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक महिला 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह विवाह क्या कहलाता है? ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब एक महिला 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो कौन सा विवाह कहलाएगा? बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, सामूहिक विवाह या फिर धार्मिक विवाह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो चूंकि महिला शादी कर रही है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुपति विवाह। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीजीटी उत्तराखंड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में दहेज विरोध कानून कब लागू हुआ था? इसे हम 4 में वो यूजीसी नेट का जो हमने देखा था क्वेश्चन जिसमें 4 डेट दिए गए थे, उस समय ही मैंने कहा था कि इसे सिंगल करके भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में दहेज विरोधक कानून कब लागू हुआ था? तो 1955, 1961, 1957 या फिर 1959। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमने देखा था सन 1961 में दहेज विरोध कानून अधिनियम लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और ये टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। परिवार क्या है? तो एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है या फिर एक भीड़ है। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ये टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो परिवार एक सामाजिक संस्था के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है कि परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? तो आवश्यक बचत पर, आवश्यकताओं के समन्वय पर, विवेकपूर्ण बचत पर या फिर आवश्यक खर्चे में कटौती पर। तो परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर करती है? तो यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ सिर्फ आवश्यक बचत करके भी नहीं कर सकते, आवश्यकताओं के समन्वय पे भी नहीं कर सकते, आवश्यक खर्चों पे कटौती करके भी नहीं कर सकते। यहाँ पे हो जाएगा विवेकपूर्ण बचत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विवेकपूर्ण बचत करके परिवार की जो कुशल अर्थव्यवस्था उस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 और ये टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह ये प्रकार है। तो कैसे विवाह के प्रकार है? तो एकल विवाह के, प्रायोगिक विवाह के, बहु विवाह के या फिर समझौता विवाह के। तो यहाँ चूंकि दे रखा है ऑलरेडी बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह, अनियंत्रित विवाह, ये सारे ही ऑप्शन नंबर सी बहु विवाह के प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 और ये टीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है कि परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष क्या है? तो बहन का पक्ष, लड़की का पक्ष, माता का पक्ष या फिर पत्नी का पक्ष। तो जाहिर सी बात है इसमें सबसे बड़ा कौन है?
इससे भी हम आंसर टिक कर सकते हैं। तो जब परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, माता का पक्ष। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट संबंधित है। देखिए उसी क्वेश्चन को पूछ रहा है, बाल विवाह अधिनियम कब लागू हुआ। हर विलास शारदा के सन 1929 में किसके प्रयास से बाल विवाह अधिनियम लागू हुआ। बाल विवाह अधिनियम कब लागू हुआ। अब पूछ रहा है शारदा एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ। ये TDT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन को कितने प्रकार से पूछा जा सकता है, आप जितने तरह के क्वेश्चन देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप मेरे चैनल पर जितने भी प्रैक्टिस सेट है उन सबको देखिए। एंड कुछ सब्जेक्ट कुछ टॉपिक पे क्लासेस भी दे रखे हैं। क्लासेस देना अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट ला रही। आप उन सारे ही प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है शारदा एक्ट संबंधित है, चूँकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तो आप समझ गए होंगे। तो किससे संबंधित है, विधवा विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल विवाह। सन 1929 में शारदा एक्ट लागू हुआ था, जिसे हम बाल विवाह अधिनियम के भी नाम से भी जानते हैं, बाल विवाह अधिनियम के भी नाम से जानते हैं, और ये सन 1929 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन एवं कारक वाले कि सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति एक ही समय पर 9 परिवर्तक को नहीं अपनाते हैं। कारक में दिया है परंतु वे 9 परिवर्तक को क्रमित समय अनुक्रम में अपनाते हैं। नीचे कोड में आंसर दिया और ये UGC नेट सेकंड पेपर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा, दोनों ही सही है। कथन एवं कारक दोनों सही है। सामाजिक व्यवस्था में एक व्यक्ति एक ही समय पर 9 परिवर्तक को नहीं अपनाते हैं। दूसरा है कि परंतु वे 9 परिवर्तक को क्रमिक समय अनुक्रम में अपनाते हैं। तो यहाँ सही हो जाएगा, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कि वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहती है डैश कहलाती है। ये PGT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो खुली प्रणाली, बंद प्रणाली, अर्धबंद प्रणाली या फिर अर्ध खुली प्रणाली। तो वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहती है, ये क्या हो जाएगा इसके आंसर। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुली प्रणाली के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कि डैश बालक को पहला ढालने वाला मोल्डर है। तो सोशल मीडिया, जल, परिवार या फिर रेत। ये TGT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और आई थिंक कि ये TGT 2021 में भी पूछा गया था। तो डैश बालक का पहला ढालने वाला मोल्डर है। तो क्या हो जाएगा, सोशल मीडिया, जल, परिवार या फिर रेत। यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चा सबसे पहले अपने फैमिली के साथ रहता है, बड़ा होता है, चलना बोलना सीखता है, इसलिए बच्चे को ढालने वाला पहला जो मोल्डर होता है वो परिवार होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कथन एवं कारक वाले कि परिवार एक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। कारण दिया हुआ है कि ये कुछ अंशों का समूह है जिन्हें कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समन्वित किया जाता है। यहाँ हमें कथन एवं कारक में आंसर देना है। UGC नेट एग्जाम सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। 2 मिनट। नहीं जाना रुपये देगी सको पर्स दीजिए। सारे रुपये खर्च हो गए क्या जो ले गए थे। हाँ कंची किन्नी है, दाल किन्नी है, क्या
कुछ तौली किंदी है गाड़ी पोछने के लिए, अच्छा, तौली कैंची दाग और क्या सब लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है और हम यहाँ देख रहे थे ये यूजीसी नेट एग्जाम सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। कथन एवं कारक वाले हैं। यहाँ पे कथन में दे रखा है कि परिवार एक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है, और कारण में दे रखा है कि ये कुछ अंशों का समूह है जिन्हें कुछ लक्ष्यों का पूरा करने के लिए सम्मिलित किया जाता है। यहाँ हमें कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 33 है और 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 और 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ही सही है। परिवार एक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है एंड ये कुछ अंशों का समूह है जिन्हें कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 34 है, यूजीसी नेट एग्जाम का क्वेश्चन है। ये भी यहाँ भी कथन एवं कारक वाले क्वेश्चन है। कथन में दे रखा है कि परिवार के जीवन चक्र के महत्व को समझना और मान्यता देना इस बात में निहित है कि परिवार अपने सदस्यों को आगे देखने और भावी आवश्यकताओं और जरूरतों को पूर्वाभास करने के लिए किस प्रकार के अवसर प्रदान करता है। नीचे कारण दे रखा है कि परिवार की आवश्यकताएं और जरूरतें जीवन चक्र की प्रत्येक अवस्था में बदल सकती हैं। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। कूट में इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों ही सही है। ए और आर दोनों ही सही है। परिवार के जीवन चक्र के महत्व को समझना और मान्यता देना इस बात पे निहित है कि परिवार अपने सदस्यों को आगे देखने और भावी आवश्यकताओं और जरूरतों को पूर्वाभास करने के लिए किस प्रकार के अवसर प्रदान करता है। एंड कारण भी सही है कि परिवार के जो आवश्यकताएं और ज़रूरतें हैं वह जीवन चक्र की प्रत्येक अवस्था में बदल सकती हैं। दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि परिवार एक कार्य है। तो परिवार कैसा कार्य है? तो अपने जीवन साथी के परिवार का नाम एवं स्तर प्राप्त करना, दहेज प्राप्त करना, प्रभुत्व के माध्यम से मजबूत बनाना, अपने सदस्यों की सभी मांगों को पूरा करना। यह असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम 2014 और 15 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 35 और 35 का आंसर क्या होगा? निगेटिव जो ऑप्शन होते हैं उसे हमें पहले ही कट कर देने चाहिए। तो जो परिवार का एक कार्य है वो है अपने सदस्यों के सभी मांगों को पूरा करना, जो जायज़ मांग होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति को बेटे को सौंपा जाता है। यह असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 और 15 में पूछा गया क्वेश्चन है कि संपत्ति को बेटे को सौंपा जाता है। तो पितृवंशीय परिवार में, मातृवंशीय परिवार में, नव निवासी परिवार में, बाल्यवंशीय परिवार में। तो क्वेश्चन नंबर 36 है और 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पितृवंशीय परिवार में जो संपत्ति होता है वो बेटों को सौंपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि एक लेस्बियन परिवार वह है जब दो या अधिक पुरुष साथ साथ जोड़े की तरह रहते हैं और एक दूसरे मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी है कि दो या अधिक महिलाएं साथ साथ जोड़े तथा परिवार की तरह रहते हैं और एक दूसरे से मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है दो या अधिक पुरुष व दो या अधिक महिलाएं साथ साथ जोड़े की तरह रहते हैं और एक दूसरे से मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं। एंड ऑप्शन डी है कि एक पुरुष या महिला बच्चों को परिवार की तरह देखरेख करते हैं। यह असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 और 15 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक लेस्बियन परिवार क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 37 और 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो या अधिक महिलाएं साथ साथ जोड़े तथा परिवार की तरह रहती हैं और एक दूसरे से मैथुन संतोष प्राप्त करती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है और ये पीजीटी 2003 एंड 4 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। जो परिवार शब्द है इनमें से किस लैटिन शब्द से बना है। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि परिवार शब्द किससे बना है, कौन से मतलब यहाँ जो लैटिन दिया हुआ है ये कौन सी भाषा से बनी है, तो लैटिन भाषा से बनी हुई है। और लैटिन भाषा ये कौन से शब्द से बनी हुई है, तो फेमस, फैमलुअस, फैमलुअस एंड फैमिलिशी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जो परिवार शब्द है इनमें से किस लैटिन शब्द से बना है, तो यहाँ हो जाएगा फैमुलस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फैमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 और ये पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो परिवार निम्न में से किस समूह के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक, दैत्विक, तृतीय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा, जो परिवार है ये प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 और ये पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से परिवार का कौन सा जैविकीय कार्य है, तो संतानोत्पत्ति, स्थिति प्रदान करना, धनोपार्जन करना या फिर मनोरंजन करना। तो इनमें से परिवार का कौन सा जैविकीय कार्य पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 और 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैविकीय कार्य यानी संतानोत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब उसी क्वेश्चन को पूछ रहा है, जो परिवार है वो लैटिन भाषा के शब्द से बना है, तो फेमुलस से बना है। अब यहाँ पे वही पूछ रहा है कि फेमुलस शब्द का अर्थ क्या होता है। ये पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सेवक, सामंत, सामंजस्य या फिर मालिक। तो इसके आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 का आंसर हो जाएगा, जो फेमुलस शब्द है, जो परिवार है वो लैटिन भाषा के फेमुलस शब्द से बना है और उसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले जो सामाजिक भेद हैं वो हैं, तो आचरण में, स्वभाव में, दृष्टिकोण में या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या होगा, बालक और बालिकाओं में जो पाए जाने वाले सामाजिक भेद है वो क्या है। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ही आचरण में भी, स्वभाव में भी एंड दृष्टिकोण में भी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43 कि मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य है और फिर राज्य का, इस प्रकार राज्य रूप परिवार पर आधारित होना चाहिए, यह विचार किसका है। यह पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वुड्सवर्थ का, कन्फ्यूशियस का, मैकाइवर एंड पेज का, ऑर्गन और निमकॉफ का। क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 का आंसर क्या होगा कि मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य और फिर राज्य का, इस प्रकार राज्य रूप परिवार पर आधारित होना चाहिए, यह विचार है। तो यह विचार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कन्फ्यूशियस का। कन्फ्यूशियस का मानना है कि जो मनुष्य है वो सबसे पहले परिवार का सदस्य है और फिर राज्य का, इस प्रकार जो राज्य रूपी परिवार पर आधारित होना चाहिए। तो ये हो जाएगा कन्फ्यूशियस का मानना है। क्वेश्चन नंबर 44 है और ये टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है कि परिवार की सफलता की कुंजी है, तो सफल दाम्पत्य समायोजन, आर्थिक विकास, परिवार की वृद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 के आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन ए सही है। जो परिवार की सफलता की जो कुंजी है ये हो जाएंगे सफल दाम्पत्य समायोजन में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 45 है और ये टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है कि आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ हैं। तो क्या लाभ है? तो मितव्ययिता और भूमि विखंड से बचाव, श्रम विभाजन और उत्पादन में सुविधा, संपत्ति का समाजवादी वितरण एवं उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 45 और 45 का आंसर क्या हो जाएगा कि आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के क्या लाभ है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, मितव्ययिता और भूमि विखंडन से बचाव, श्रम विभाजन एवं उत्पादन में सुविधा एवं संपत्ति का समाजवादी वितरण। ये सारे ही आर्थिक दृष्टि से जो संयुक्त परिवार है इसके लाभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 और ये टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है कि संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ क्या है। अभी हमने आर्थिक लाभ देखा, अब सामाजिक लाभ पूछ रहा है। तो सामाजिक सुरक्षा एवं परामर्श की भावना, सामाजिक नियंत्रण एवं परंपराओं की सुरक्षा, बच्चों का उचित पालन पोषण और मनोरंजन के साधन, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा इनमें से सभी। जो संयुक्त परिवार है इनके जो सामाजिक लाभ है वे सारे ही हैं, सामाजिक सुरक्षा एवं परामर्श की भावना एवं सामाजिक नियंत्रण एवं परंपराओं की सुरक्षा और बच्चों का उचित पालन पोषण एवं मनोरंजन का साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47 और ये भी टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। संयुक्त परिवार के जो दोष है वो निम्नलिखित में से कौन कौन सही है? तो व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों की वृद्धि, निर्धनता सामान्य तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधक एवं गंदी आदतों का विकास, द्वेष एवं तनाव का केंद्र एवं गोपनीय स्थानों का अभाव। एंड ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो जो संयुक्त परिवार है इसके दोष क्या है? तो ये सारे ही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की जो कमी एवं आलसीपन है उन व्यक्तियों में वृद्धि होती है। निर्धनता सामान्य तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधा एवं गंदी आदतों का विकास होता है। द्वेष एवं तनाव का जो केंद्र एवं गोपनीय स्थानों का अभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 और ये टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। जहां पति पत्नी एवं बच्चे ही मात्र एक साथ मिलजुल कर एक छत के नीचे रहकर एक ही रसोई में खाना पकाते हैं तथा खाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो संयुक्त परिवार, सामुदायिक परिवार, व्यक्तिगत परिवार या फिर समाज। तो जहाँ पति पत्नी एवं बच्चे ही मात्र एक साथ मिलजुल कर एक छत के जो नीचे रहते हैं और एक ही रसोई में खाना पकाते एवं खाते हैं उसे हम व्यक्तिगत परिवार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और ये टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 और ये पीजीटी 2005 में पूछा गया है कि डैश पारिवारिक जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो संसाधन, समय, प्रबंध या फिर वैल्यू। तो क्या पारिवारिक जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है? तो यहाँ पे जो है वो है ऑप्शन नंबर डी वैल्यू। वैल्यू पारिवारिक जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम है। समाजशास्त्र की जो सर्वप्रथम है वो पुस्तक का नाम है हर्बर्ट स्पेंसर जिन्होंने लिखा है। समाजशास्त्र की पहली पुस्तक क्या है जिसे हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा है और ये पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल स्टडीज, सोशियोलॉजी इन क्रिटिकल आई, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल डिक्शनरी। क्वेश्चन नंबर 50 है और 50 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी है जिसे हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये थे आज के हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।
क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।